Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, recently according to new rules under which the upper limit for termination of a pregnancy has been increased from 20 weeks to, तो आपको बताना है हाल ही में नए नियमों के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है। यानी अभी तक 20 सप्ताह यानी 20 वीक्स तक आप क्या था, प्रेगनेंसी जो थी उसको टर्मिनेट यानी उसको जो है आप खत्म करा सकते थे, लेकिन अब क्या किया गया है, आप उसके कुछ वीक्स बढ़ा दिए गए। तो आपको बताना है अब नए नियम के अनुसार कितने वीक्स कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 22 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक्स और 30 वीक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 24 वीक्स। तो अब इसकी जो अपर लिमिट बढ़ा दी गई है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए यानी प्रेगनेंसी या गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए, वो है आपकी 24 वीक्स। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों सरकार के नए नियमों के अधिसूचित किया है कि महिला को कुछ श्रेणियों के लिए यानी कि सबके लिए दोस्तों ये लागू नहीं किया गया, कुछ पर्टिकुलर श्रेणियां होंगी। ओके, यानी कुछ आपके डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ये किन पे लागू होगा, जो कि 20 से 24 वीक्स वाले जो क्राइटेरिया। ओके, आइए बात करते हैं किन पे ये लागू होगा। तो दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 2021 के तहत जो है ये आपके नियम लागू किए गए हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से नियम होंगे। तो दोस्तों पहला नियम है आपका यौन उत्पीड़न, यानी कि ऐसी महिला जिसके साथ यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसी घटना हुई हो उनके लिए, यानी कि रेप जैसे कोई भी घटना हुई हो उन पे ये आपके 24 वीक्स जो है ये नियम लागू होगा। और जैसे कि आपका नाबालिग या फिर महिलाएं, वो महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति जैसे कि जो विडो हैं या जिनका डाइवोर्स हो चुका है, ओके, उनके डाइवोर्स और उनके विडो के दौरान अगर उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उनके लिए भी यह आपका 24 वीक्स का क्राइटेरिया लागू होता है, यानी वो 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। ओके, और कौन कौन इसमें शामिल हुआ, तो दोस्तों मानसिक रूप से बीमार जो महिलाएं होंगी, ओके, उनके लिए भी ये 24 वीक्स का लागू होता है। ओके, जो भ्रूण की विकृति के मामले में यानी कि जिनका भ्रूण जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, यानी जो चाइल्ड अब जिसकी बर्थ होगी उसको आपकी बर्थ होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो मदर है उसको क्या हो रहा है, उसकी डेथ पे आ रहा है, यानी उसकी जान को खतरा हो रहा है उस प्रेगनेंसी से, तो उस प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट इसमें किया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इसमें क्या क्या नियम से और इसमें कौन कौन शामिल है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विन्स द यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021। आपको बताना है हाल ही में यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अभिषेक वर्मन, अम्बरीश, अनंत नाग और फोर्थ ऑप्शन है विद्युन आर हैबर। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विद्युन आर हैबर जो है इन्होंने हाल ही में यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2021 अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये मात्र 10 ईयर ओल्ड हैं यह अवार्ड जीतने वाले। ओके, आप लोग याद रखिएगा इनकी एज क्या है, 10 ईयर ओल्ड विद्युन आर हैबर। आइए और जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये इमेज है जिसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी इमेज से। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो ये आपके कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 जीता है। ओके, किस लिए जीता है, टेंट स्पाइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी किस आकार में है, टेंट शेप में, यानी कि आप जो तंबू देखते हैं, ओके, ये उस शेप में, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ओके, ये कितने ईयर के हमने बात कर ली, 10 ईयर ओल्ड है
और इन्होंने टेंट स्पाइडर शेप में जो है ये पिक ली है। ओके, जिसको क्या कहा जाता है, डोम होम कहा जाता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। डोम होम जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये स्पाइडर से रिलेटेड है, उनके घर से, यानी जो उनका जाल होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 24-year-old ओलंपियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्नेस फाउंड डेड एट हर होम इन केन्या बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है 25-year-old जो ओलंपियन यानी 25 वर्षीय ओलंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक एग्नेस, जो कि केन्या के बिलोंग करती है, इनका नाम है एग्नेस, जो कि कहाँ से है, केन्या से, अपने घर में जो है मृत पाई गई। ओके, तो ये आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, एथलीट, टेनिस या फिर फुटबॉल। तो दोस्तों यह एक एथलीट है। ओके, ये क्या है, एक रेसर है। ओके, तो इनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड हैं। इन्होंने 2 बार जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपके ओलंपिक में भी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, और हाल ही में इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा, इन्होंने 10 किलोमीटर रेस में जर्मनी में हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया है। ये अभी आपका ये पिछले मंथ का ही रिकॉर्ड है। ओके, और इनके हस्बैंड ने ही इनकी हत्या की है, यानी इनके मर्डर किया है। ओके, तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023। तो आपको बताना है 2023 में G20 समिट की मेजबानी कौन करेगा। आपके ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और फ्रांस। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इंडिया, यानी हमारा प्यारा भारत देश जो है इस बार यानी 2023 की G20 समिट की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी ये भी अनाउंस कर दिया ये कहाँ पे आयोजित होगा। तो ये आपका दिल्ली के आपका प्रगति पार्क, आपने नाम इसका जरूर सुना होगा। तो दोस्तों दिल्ली में जो आपका प्रगति पार्क है, ये इसका आयोजन वहां पे किया जाएगा। कहाँ पे, प्रगति पार्क में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में G20 समिट का। ओके, तो दोस्तों आइए अब G20 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों G20 की बात की जाए अगर, तो इसका जो 2021 का आपका समिट हो रहा है वो आपका इटली के रोम में हो रहा है। ओके, कहाँ पे हो रहा है, इटली के रोम में इसका आयोजन हो रहा है। ओके, कब से कब तक, 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं इस G20 का आपका 2022 का समिट कहाँ होगा। दोस्तों ये आपका होगा इंडोनेशिया के बाली में। ओके, कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में होगा। ओके, ये जो होगी आपकी ये 17th बैठक होगी। उसके बाद जो भारत में 2023 में होगी वो आपकी 18th समिट होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन सी, 18th समिट होगी। आइए बात करते हैं अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों 2014 से जो भारत का G20 में रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 2014 से G20 समिट में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ओके, और जो अगर बात की जाए भारत जो है G20 का सदस्य कब से, तो दोस्तों ये आपका 1999 से, और दोस्तों 1999 में ही आपका G20 जो है इसका गठन किया गया था, और तब से ही भारत जो है इसका सदस्य है। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। दोस्तों G20 की जो कमान है वो भारत को 1 दिसंबर 2022 को सौंप दी जाएगी, और 2023 का समिट भारत में दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं इसकी। और दोस्तों इसके जो वर्क हैं वो क्या है आपके, इसके वर्क जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना, ओके, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ये सभी चीजें इसके वर्क हैं। बात करते हैं इसमें कंट्रीज कितनी, यानी G20 में कितनी कंट्रीज आपकी शामिल। तो दोस्तों वो है आपकी 20, यानी आपको क्या इसमें दिख रहा है, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20s। तो दोस्तों इसमें 20 कंट्रीज हैं, यानी आपकी कितनी है, 19 + 1 क्या है आपका दोस्तों, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आपको पता होगा 28 कंट्रीज शामिल हैं। ओके, ये आपका यूरोपियन यूनियन पूरी 28 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को आपको टोटल क्या हो जाती है, आपकी 20 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो आपको बताना है विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं APJ अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, कब किया जाता है इसको? ये आपका किया जाता है 15 अक्टूबर को। ओके, आइए और जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 15 अक्टूबर को। ओके, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये आपका 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। ओके, बात कर लेते हैं इस बार की थीम यानी 2021 की थीम क्या रखी गई है वर्ल्ड स्टूडेंट डे पे। दोस्तों इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ओके, बात कर लेते हैं इनका फुल नेम क्या है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो दोस्तों इनका फुल नेम है आपका अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका क्या है? फुल नेम है, क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ओके, इनकी बर्थ जो हुई थी वो आपकी 15 अक्टूबर 1931 को हुई थी और जो इनकी डेथ हुई थी वो आपकी हुई थी 27 जुलाई 2015 को। ओके, तो इसकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, इनकी डेथ जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी आपके मिजोरम शिलोंग में। इसको भी आप याद रखिए, इस पे आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ओके, आइए और जान दें। तो दोस्तों ये आपके इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। ओके, जिन्होंने आपके 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे आपके सर्विस दी है, प्रेसिडेंट के तौर पे 11वें नंबर पे, जो कि कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। बात कर लेते हैं इनकी बर्थ प्लेस। तो दोस्तों ये आपके तमिलनाडु के रामेश्वरम से बिलोंग करते हैं। ओके, इन्होंने फिजिक्स का अध्ययन किया था और जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी, जिसके लिए इन्होंने अपने 40 ईयर्स जो है डीआरडीओ और इसरो की सेवा में दिए और इन्होंने कई मिलिट्री प्रोग्राम्स और इंडियन सिविल स्पेस प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया। ओके, इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि इन्होंने मिसाइल के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा एफर्ट दिया अपना। ओके, तो इनकी जो थी वो बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल, ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इन्होंने जो है पोखरण सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें भी अपना एक टेक्निकल और पॉलिटिकल रोल अदा किया था। ओके, और 1974 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स देखते हैं। तो इनके जो नोटेबल वर्क थे वो आपकी कौन से हैं? विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ट्रांसेंडेंस, माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। ओके दोस्तों, इनके वर्क्स पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे भी इस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू रीच इनटू स्पेस। आपको बताना है हाल ही में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विलियम शैटनर, जेम्स एडमसन, विक्टर एम अफनासवी, एडिन एम्बिटोव। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विलियम शैटनर जो है आपके ओल्डेस्ट पर्सन बने स्पेस में जाने वाले, यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति विलियम शैटनर, जो कि 90 इयर्स की एज में गए हुए हैं, वो भी आपकी स्टार ट्रेक मूवी की वजह से। ओके, आइए और जानते हैं इससे रिलेटेड चीजें। दोस्तों ये जिससे गए थे यानी जिस व्हीकल से गए थे उसका नाम था आपका न्यू शेफर्ड कैप्सूल। तो ये नाम याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये आपके 90 ईयर ओल्ड थे। ओके, इनका नाम किस लिए फेमस है दोस्तों? ये आपके फेमस है, इन्होंने स्टार ट्रेक मूवी में एक रोल निभाया था, किस नाम का? कैप्टन किर्क के नाम से इन्होंने इसमें रोल निभाया था, जिसकी वजह से इनको फेम मिला हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए और जानते हैं इनसे पहले कौन ओल्डेस्ट पर्सन थे जो स्पेस गए थे। तो दोस्तों वो थे आपके वैली फंक, जो कि आपके 82 ईयर्स ओल्ड थे, 1939 में गए थे। ओके, अब बात कर लेते हैं इनका जो ये कैप्सूल यानी जो न्यू शेफर्ड कैप्सूल ये किसने डेवलप किया था। तो दोस्तों ये जेफ बेजोस की जो एक आपकी कंपनी है, कौन सी? ब्लू ओरिजिन। ओके, ये उसके द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों एक और रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, किसने? जेफ बेजोस और इनके भाई मार्क ने। कौन सा रिकॉर्ड? दो भाई यानी कि ब्रदर्स का स्पेस जाने का रिकॉर्ड बनाया, यानी दो भाइयों का एक साथ जाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो ये भी याद रखिएगा, जेफ बेजोस और ब्रदर मार्क। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं आपके कौन? विलियम शैटनर, जो अभी हाल ही में सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने स्पेस जाने वाले। ये तीन लोग इनके सहयोगी थे जो साथ में इनके साथ गए हुए थे। ओके,
स्पेस, तो यानी 4 लोग का ये आपका था, यानी 1+3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रैंक नंबर 1 ऑन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स सेलेक्टेड बाय फोर्ब्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। तो आपको बताना है हाल ही में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के चयन में नंबर 1 स्थान दिया है फोर्ब्स द्वारा लगातार 2 वर्षों के लिए। ओके, यानी कि सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज जो है किस कंपनी के फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ओके, जो कि इनको 2 वर्ष लगातार यह अवार्ड मिला है। तो आपके ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और रिलायंस। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सैमसंग को यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया, यानी ये अवार्ड विनर रहे हैं लगातार 2 वर्ष जीतने वाले। ओके, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 कंपनीज हैं जो टॉप 100 में रही, जिनमें से टॉप पे आपकी रिलायंस रही। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप में कौन रहा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स के अवार्ड में फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो है आपके रिलायंस। ओके, आइए सैमसंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका साउथ कोरिया के सियोल में है। ओके, इसकी स्थापना की बात करें तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसके फाउंडर कौन थे, तो ली ब्यूंग चुल जो है इसके फाउंडर थे। और प्रेजेंट में इनके जो सीईओ हैं वो ये 3 लोग हैं। कौन कौन है, किम ह्यून सुक, को डोंग जिन और किम की नाम, ये सभी क्या है इसके सीईओ हैं। तो दोस्तों इनके 3 सीईओ हैं प्रेजेंट में, याद रखिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट जुरिडिक्शन ऑफ बीएसएफ हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। आपको बताना है हाल ही में किन राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी वेस्ट बंगाल, पंजाब और असम, इन तीनों राज्यों में आपका बीएसएफ का जुरिडिक्शन बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसको जो बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा सुरक्षा बलों को अपने अधिकार क्षेत्र के विस्तार करने की अनुमति दी गई है। और बाद में ये क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि किसी को उन्होंने पकड़ा, उसकी तलाशी, ओके, कोई संदिग्ध है इनके, अगर लग रहा है कोई संदिग्ध है तो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ओके, और वो उसकी आपकी गहराई से उसकी क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं और कोई चीज जब्त भी कर सकते हैं। ये सभी अधिकार इनको दे दिए गए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है अभी तक क्या था, जैसे कि आपका कोई बॉर्डर है। ओके, तो आपका मान लेते हैं ये बॉर्डर है, तो आप इधर भारत है, इधर आप जो है 15 किलोमीटर तक जो है आप किसी को अभी तक अरेस्ट कर सकते थे। ओके, अगर वो आपको संदिग्ध लग रहा है, तो इसको जो आपका एक्सटेंड कर दिया गया, ये याद रखिएगा कितना एक्सटेंड कर दिया गया दोस्तों, अब ये हो गया 50 किलोमीटर। ओके, यानी इन 3 राज्यों के लिए इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा इससे, कि इसका जुरिडिक्शन जो है वो कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया बॉर्डर से, तो 50 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया गया है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज डेवलप्ड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी टू काउंटर वेदर इट इज डिटेक्शन और ट्रैकिंग और सर्विलांस, यानी कि किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई है जो क्या करेगा, आपके डिटेक्ट करेगा ड्रोन्स को, उसको ट्रैक भी करेगा और उस पर सर्विलांस भी करेगा। ओके, यानी हाल ही में एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है ताकि इसका पता लगाया जा सके, ट्रैक किया जा सके और निगरानी की जा सके। तो ये किसने किया, आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलोर, डीआरडीओ और इसरो। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डीआरडीओ। ओके, तो दोस्तों इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। आइए और जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1958 में, जिसको आप अभी प्रेजेंट में 63 ईयर्स पूरे हो गए। ओके, बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ओके, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, डीआरडीओ भवन। ओके, बात करते हैं इसका मोटो क्या रखा गया है, यानी डीआरडीओ का मोटो क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथन ओरिजिन इज इन साइंस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स की, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ ने तैयार किए हैं। तो दोस्तों डीआरडीओ अभ्यास, डीआरडीओ AURA यानी ऑरा, डीआरडीओ फ्लफी, इंपीरियल ईगल,
कपोठका, लक्ष्य, नेत्र, निशांत, ओके, यूएवी, रुस्तम, उल्का और घातक। ये सभी प्रोग्राम्स आप लोग नेम याद रखिएगा, किसके द्वारा, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ओके, इन पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच डिस्टेंस टू कवर अंडर आजादी का अमृत महोत्सव हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग अ रन फ्रॉम महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक ग्वालियर टू नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली अक्टूबर 15 से 21 2021 को। ओके, तो आपसे पूछा गया हाल ही में 15 से 21 अक्टूबर 2021 में बीच नई दिल्ली में महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक ग्वालियर से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक एक दौड़ का आयोजन करने के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मुख्यालय के तहत कितनी दूरी तय करनी है। ओके, तो आपको बताना है इस रेस में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 350 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस रखा गया। ओके, कितना डिस्टेंस, 350 किलोमीटर। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसका जो मोटो रखा गया वो रखा गया विक्ट्री थ्रो जॉइंटनेस। ओके, यानी जीत जो है एक साथ मिलकर। ओके, बात कर लेते हैं इसमें कितने लोग रेस करेंगे। तो दोस्तों इसमें 7 लोग रेस करेंगे, जिसमें आपके तीनों सर्विसेज से होंगे, यानी आपकी एयरफोर्स, नेवी, ओके, और आपकी आर्मी। तो ये आपके तीनों सर्विसेज से 7 मेंबर्स आए हुए हैं जो इसमें रेस करेंगे। जो 6 इसमें आपके ऑफिसर्स हैं और 1 कौन है, वो एनसीओ का है जो कि फ्रॉम द ट्राई सर्विस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 350 किलोमीटर, 7 डेज, 7 मेंबर्स, 7 डेज तक ये रेस चलेगी। ओके, कहाँ से कहाँ तक, रानी झांसी, कहाँ पे, ग्वालियर से, जिन्होंने 1958 में अपनी लाइफ दे दी किसके लिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी के लिए। ओके, आगे बात करें तो यहाँ पे जहाँ तक पहुँचना है यानी वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली, जहाँ तक ये रेस कंप्लीट होगी वहाँ पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्थली, वहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया फॉर्मेट की थी, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, इसकी स्थापना करी थी किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इनके उपलक्ष्य में यहाँ पे स्मारक बनाया गया। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी इनॉग्रेशन कौन करेगा, यानी इस रेस को हरी झंडी कौन दिखाएगा। वो है आपके सीडीएस, कौन है, जनरल बिपिन रावत जी जो हैं वो आपके सीडीएस हैं। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें ये आपके 7 लोग हैं जो ये आपके रेस को कंप्लीट करेंगे। 7 फौजी, 7 शहर और 7 दिन। ओके, तो दोस्तों इसमें 7 शहरों को कवर किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, तो वो 7 शहर आपके कौन से होंगे, एक तो आपका ये देख पा रहे होंगे ग्वालियर से स्टार्ट होके आपका धौलपुर, फिर आगरा, फिर आपका मथुरा, ओके, फिर आपका होडल, फिर फरीदाबाद, उसके बाद आपका न्यू दिल्ली तक ये रेस होगी। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, 7 फौजी, 7 शहर और 7 दिन ये रेस चलेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे और आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे।